माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ई लर्निंग के प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं राजेश्वरी चौहान महर्षि दयानंद विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज गोविंदपुरम गाजियाबाद से आज कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र भाग 2 में अध्ययन करेंगे। आज की चर्चा के बिंदु हैं चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, चीन की आर्थिक नीति, चीन की नवीन आर्थिक नीति, प्रभाव और परिणाम, चीन के साथ भारत के संबंध, राजनीतिक संबंध, भारत चीन संबंधों में तनाव, भारत और चीन के मध्य विवादित मुद्दे, भारत और चीन संबंधों में सुधार, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान में सहायक निम्न बिंदुओं ने सहयोग किया है, जिसमें 1970 में आर्थिक महाशक्ति के रूप में सफल होने के प्रयास जारी रहे, विशाल आबादी, विस्तृत भूभाग, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्रीय स्थिति, राजनीतिक प्रभुत्व, विश्व प्रभुत्व बनने में सहायक बना रहता है। चीन की आर्थिक नीति, जो हम बात कर रहे हैं चीन की आर्थिक नीति, और दूसरा पॉइंट हमारा आगे रहेगा नवीन आर्थिक नीति। नवीन यानी जहां बदलाव किए गए चीन में, तो हम उनकी पुरानी आर्थिक नीति की चर्चा कर रहे हैं सोवियत मॉडल पर आधारित। सोवियत मॉडल माने सोवियत रूस में इस व्यवस्था को अपनाया गया था कि कृषि से प्राप्त उत्पाद और आय सरकारी नियंत्रण के द्वारा उद्योग लगाए गए। इन उद्योगों के माध्यम से जो भी आय प्राप्त हुई वह चीन की विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में जानी गई। लेकिन इन सब का प्रयास सोवियत मॉडल पर ही काम करना था। सोवियत रूस ने इस मॉडल में चीनी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सहयोग किया। विदेशी मुद्रा का अभाव और आयातित वस्तुओं का निर्माण चीन में किया गया। विदेशी व्यापार में हिस्सा नगण्य होने के कारण विदेशी मुद्रा का अभाव हुआ। पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आयातित वस्तुओं का निर्माण चीन ने घरेलू स्तर पर करना शुरू कर दिया था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि चीन की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सारे उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया। चीन के नागरिकों को रोजगार देने शुरू किए, स्वास्थ्य सेवाएं देनी शुरू की, शिक्षा व्यवस्था की सुविधा दी गई और समाज कल्याण की योजनाओं को शुरू किया गया। औद्योगिक व्यवस्था के अंतर्गत विकास की दर 5.6% थी, जबकि जनसंख्या की दर 2.3% रही। चीनी अर्थव्यवस्था ने अपनी आर्थिक नीतियों के अनुसार विकास ठीक कर रहे थे, लेकिन विशाल आबादी के कारण उनकी गति धीमी भी हो रही थी। चीन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा विकास प्रक्रिया से वंचित भी रहता है। चीन को राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न संकट हुआ, यानी जो भी उद्योग धंधे लगाए गए उसमें चीन की सरकार का नियंत्रण अत्यधिक रहा। इस संकट का सामना सेम सोवियत मॉडल के अनुसार सोवियत रूस को भी करना पड़ा था। विदेशी व्यापार में हिस्सा नगण्य रहा, इसलिए विदेशी मुद्रा का भी अभाव रहा, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय भी कम होने लगी थी। चीन की नवीन आर्थिक नीति 1970 से शुरू होती है। यहाँ बदलाव शुरू हुए हैं चीन की आर्थिक नीति में। 1972 में अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित हुए। चीन ने
अमेरिका से संबंध बनाने से पहले एकांतवास की नीति को अपनाया हुआ था, दूसरे देशों से कोई भी व्यापारिक संधि समझौते नहीं किए थे। लेकिन सोवियत मॉडल को छोड़ने के बाद अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत किया, पूंजीवादी देशों के साथ संधि समझौते किए। 1973 में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे गए और यहाँ बदलाव भी हुआ सत्ता में। चीन की सत्ता में उस समय प्रधानमंत्री चाओ इन लाई आए, जिन्होंने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया। 1978 में खुले द्वार की नीति देंग शाओपेंग के द्वारा ओपन डोर पॉलिसी को रखा गया। इसका उद्देश्य था कि अब विदेशी मुल्क के जो लोग हैं चीन में आकर के व्यापार कर सकते हैं। सरकारी नियंत्रण को खत्म किया गया और खुले द्वार की नीति को बनाए रखने के लिए नए नियम कानून बनाए गए, लोगों को सुविधाएं दी गई, जिसके अंतर्गत खुले द्वार की नीति से विदेशी निवेश भी बढ़ा था। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, इस व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश ज़्यादा किया गया और निवेश ज़्यादा करने से उच्च स्तर की उत्पादकता भी बढ़ी। शॉक थेरेपी के स्थान पर चरणबद्ध अर्थव्यवस्था। शॉक थेरेपी माने आघात पहुंचाकर उपचार करना। यह व्यवस्था सोवियत संघ की थी, तो इस व्यवस्था को चीन ने छोड़ दिया, उसके स्थान पर अपने तरीके से क्रमशः एक अर्थव्यवस्था को जारी रखा। 1982 में कृषि का निजीकरण किया गया। निजीकरण करने का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर सभी देश के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, आर्थिक क्षेत्र के स्तर को बढ़ावा मिले। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं उद्योगों का निजीकरण किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, व्यापारिक अवरोध समाप्त। चीन का सबसे मुख्य कार्य, यहाँ सफलता मिली उनको। विशेष आर्थिक क्षेत्र के सदस्य बने, व्यापार करें, संबंध, सरकारी नियंत्रण कम रखे गए, व्यापारिक अवरोधों को समाप्त किया गया, जिसके कारण चीन की नवीन आर्थिक नीतियों का प्रभाव भी पड़ा। कृषि निजीकरण करने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, आय की वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों की निजी बचत में ग्रामीण उद्योगों की संख्या की वृद्धि को भी बढ़ाया। सेज से विदेशी निवेश बढ़ा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कारण दूसरे देशों ने और ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया। निवेश का अर्थ है जब दूसरे देश अपना पैसा उद्योग धंधों में लगाते हैं। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी निवेश बढ़ने से चीन की पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा। 2001 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। WTO में भारत भी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और दोनों की नीतियां एक समान हैं। चीन की रणनीति विश्व की अर्थव्यवस्था के अनुकूल। चीन ने अपनी रणनीतियां ऐसी बनाई हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था के अनुकूल उसने अपनी परिस्थितियां अपने अनुसार बना ली हैं, जिसके कारण वह विश्व प्रभुत्व की स्थिति में भी आगे बढ़ रहा है। नवीन आर्थिक नीति का क्या परिणाम हुआ? नंबर 1, बेरोजगारी की दर में वृद्धि। चीन ने आर्थिक सफलता तो हासिल की है, लेकिन जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध संस्थान बढ़े, विदेशी निवेश बढ़ा, उच्च उत्पादकता बढ़ी, तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बेरोजगारी को भी बढ़ाती है।
भ्रष्टाचार और पर्यावरण क्षरण की समस्या भी उत्पन्न हुई, क्योंकि जब उद्योग बढ़े उसके कारण पर्यावरण को भी नुकसान हुआ, पेड़ पौधे भी काटे गए, स्थानों को घेरा भी गया, उद्योग खड़े किए गए, इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ा लोगों में। महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात खराब हुए थे, क्योंकि घरेलू स्तर पर काम कराना शुरू कर दिया था। ग्रामीण एवं शहरी लोगों में आर्थिक विभेद, ग्रामीण एवं शहरी लोगों में, तटीय क्षेत्र के लोगों में और जो मुख्य भूमि के जो लोग थे उनमें आर्थिक अंतर किया जाने लगा। जापान, अमेरिका, आसियान और रूस के साथ व्यापारिक संबंध, ये वो 4 देश और संगठन हैं जिन्होंने चीन के साथ व्यापारिक मुद्दों पर विवाद होने के बावजूद भी उन्हें एक साइड में रख दिया है, क्योंकि व्यापारिक मुद्दे यदि इनके साथ बनाए रखने हैं तो उन्होंने अपने विवादित मुद्दों को भुलाया है। चीन और ताइवान के बीच मतभेद, चीन और ताइवान के बीच में मतभेद आज भी हैं, और जब हम बात कर रहे हैं 1978-1970 के आसपास की नीति के बारे में, तो यह तब भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी। चीन द्वारा आसियान देशों को आर्थिक मदद, 1997 में आसियान देशों के सामने जब वित्तीय संकट आया तो चीन के द्वारा जबरदस्त सहयोग किया गया, और यहाँ पर चीन ने विकासशील देशों में विदेशी निवेश भी किया। उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में चीन द्वारा निवेश होना शुरू हो गया था, और ये स्थिति इसको एक मजबूत राजनीतिक मंच देती है। चीन के साथ भारत के संबंध, तो फर्स्ट पॉइंट है पंचशील समझौता। यदि हम बात करें कि चीन और भारत के जो संबंध हैं, भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले भी सामान्य और मधुर संबंध रहे हैं, उनके जाने के बाद स्थिति और तनाव भी शुरू हुए हैं। सन 1954 में पंचशील समझौता किया गया, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता को, संप्रभुता को ध्यान में रखा गया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात को ध्यान में रखा गया, सहयोग की भावना से काम करेंगे, ऐसा उनमें संबंध और विचार संधि समझौते किए गए थे। लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। भारत और चीन के बीच में युद्ध होने पर भारत की सैनिक पराजय हुई, और इस युद्ध का लंबे समय तक प्रभाव उनके संबंधों पर पड़ा। सन 1976 तक कूटनीतिक संबंध स्थगित रहे, यानी इन दोनों देशों के बीच में कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं रहे। 1970 के दशक में भारत और चीन के संबंध में सुधार आया, क्योंकि चीन की सत्ता में परिवर्तन हुआ था। इस समय चीन के प्रधानमंत्री चाउ इन लाई को बनाया गया था। 1981 में सीमा विवाद समाप्त करने हेतु वार्ताओं की श्रृंखला शुरू हुई। 1988 के आसपास पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा भी वार्ताओं को शुरू किया गया था। बीजिंग और दिल्ली के बीच में विदेश मंत्रियों का भी आना जाना और बैठक शुरू हुई। भारत और चीन एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, क्योंकि दोनों ही देश अपने को विश्व की राजनीति में प्रमुख मानते हैं। भारत के चीन संबंधों में तनाव के क्या कारण हैं? 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार करना, चीन ने अपना कब्जा दिखाया तिब्बत पर, यह एक तनाव का कारण है। लेकिन तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा को भारत में शरण देना भारत की ओर से चीन के लिए और ज़्यादा तनाव को बढ़ा दिया। भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने का प्रयास, समय समय पर सीमा विवाद पैदा करना, बस्तियां बना देना, ये इनके तनाव का कारण बना है।
वर्तमान समय में भी चीन सीमा विवाद पर बस्तियां बनाना, टेंट लगाना, गलवान घाटी की समस्या उपस्थित हो रही है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। ये इनके तनाव का कारण दीर्घकालिक तक प्रभाव पड़ा और इनका प्रभाव हमारे अन्य संबंधों पर भी पड़ा, जिससे तनाव पैदा हुए। अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, जिन क्षेत्रों पर चीन अपना कब्जा दिखाता है, लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र पर दोनों देशों के स्वामित्व का दावा। दोनों ही देश इन क्षेत्रों पर अपने स्वामित्व को बताते हैं, जिसके कारण भारत और चीन के मध्य विवादित मुद्दे होते हैं। इनके बीच तनाव का कारण दो और भी हैं और वो व्यवस्थाओं से संबंधित हैं। चीन की व्यवस्था साम्यवादी है, भारत की व्यवस्था लोकतांत्रिक है। चीन में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना से सहयोग करने पर कार्य करता है, जबकि चीन में साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति को अपनाता है। चीन के माओ का तो ये कहना है कि जो शक्ति निकलती है वो बंदूक की नली से निकलती है, जबकि भारत जो है सहयोग की नीति पर कार्य करता है। तो ये सोच, उनकी व्यवस्थाएं और शासन प्रणाली भी अंतर पैदा करती हैं, तनाव का कारण बनती हैं, जिससे हमारे बीच में विवादित मुद्दे भी पैदा हुए हैं। सन 1998 में भारत द्वारा परमाणु हथियार परीक्षण से चीन को खतरा। सन 1998 में भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे, जिससे पड़ोसी देशों को भी इसका खतरा महसूस हुआ, उसमें चीन भी है हमारा। पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन के द्वारा सहायता किया जाना। पाकिस्तान का परमाणु हथियार कार्यक्रम, जिस समय भारत में परमाणु हथियार परीक्षण हुए उसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने भी किए, जिसमें चीन का समर्थन, सहयोग रहा। चीन ने उसको आर्थिक मदद भी दी। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध भारतीय हितों के विरुद्ध। चीन बांग्लादेश के नागरिकों से घुसपैठ कराना, संबंध स्थापित करना, सैनिक सहायता, आर्थिक सहायता के आधार पर कार्य करता है, जो भारतीय हितों के खिलाफ जाता है। अब हम बात करेंगे भारत चीन संबंधों में सुधार। सांस्कृतिक संबंध एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग। भारत और चीन के संबंधों में सांस्कृतिक संबंधों ने अपना विशेष योगदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में संधि समझौतों के आधार पर सहयोग को बढ़ाया गया है। व्यापार को बढ़ावा। भारत और चीन के बीच सन 1999 से करीब 33 करोड़ व्यापार बढ़ा है, लेकिन 2017 से 84 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। यानी व्यापार की जो स्थिति है भारत और चीन के बीच में लगातार बढ़ती जा रही है और ये कहीं ना कहीं भारतीय और चीन संबंधों में सुधारात्मक प्रयास को दर्शाता है। शांति एवं सहयोग की भावना से काम करता है। भारत और चीन देशों ने अपने संबंधों में सुधार करने के लिए शांतिपूर्ण समझौते किए हैं, संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, सहयोगपूर्ण रवैया भी अपनाया है और अपनी समय समय पर वार्ताएं भी की गई हैं। भारत और चीन विश्व व्यापार संगठन के सदस्य भी हैं। सन 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। दोनों ही देश
विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दोनों देशों की नीति भी एक जैसी ही है। दोनों ही देश अपनी राजनीतिक वर्चस्व को भी रखते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत भी दोनों देश अपनी सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं। जबकि चीन स्थायी देश है, विकासशील देश है, लेकिन दोनों के संबंध अच्छे हैं। परिवहन एवं संचार मार्गों में वृद्धि। भारत और चीन ने अपने परिवहन स्थिति को अच्छा किया है, संचार मार्गों को बढ़ाया है। सड़क मार्गों का निर्माण, दोनों देशों के बीच में आवागमन की सुविधाओं को रखना, जिससे दोनों के संबंधों में सुधारों को और बढ़ाया जा सके, व्यापार को बढ़ाया जा सके, दोनों के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान की जा सके। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला भले ही ये एक विवादित मुद्दे के रूप में सामने आया, लेकिन भारत और चीन दोनों ने मिलकर के कभी भी इस मुद्दे को विवादित मुद्दा बनने नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट है समान आर्थिक हित, अर्थात भारत और चीन के संबंध आर्थिक हित समान हैं। दोनों ही देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकार के कारण सकारात्मक संबंध हैं। वैश्विक स्तर पर दोनों की आर्थिक नीति एक समान है, इसलिए दोनों के विचार भी सकारात्मक हैं, संबंध भी सकारात्मक हैं। सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत तथा सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। समय समय पर जब कभी तनाव हुए या विवादित मुद्दों ने जन्म लिया, भारत और चीन ने मिलकर के वार्तालाप के माध्यम से सैन्य स्तर पर सहयोग जारी रखा, चाहे वो सीमा विवाद हो या अन्य कोई भी समस्या। वर्तमान समय में भी सीमा विवाद को लेकर के समस्याएं चल रही हैं, लेकिन उन्हें भी एक वार्तालाप के माध्यम से सकारात्मक बनाने पर जोर दिया गया है। चीन और भारत के नेता एवं अधिकारियों का दिल्ली और बीजिंग का दौरा। चीन और भारत ने समय समय पर अपने नेताओं के माध्यम से, अपने अधिकारी विदेश मंत्रियों के द्वारा दिल्ली और बीजिंग में यात्राओं का आना जाना रखा है, आए हैं, बैठकें हुई हैं, आपस में विचार विमर्श हुए हैं, जिससे इन सुधारों को और बेहतर किया जा सके। समय समय पर होने वाले शिखर सम्मेलन में अधिकारियों का और नेतागण का सम्मेलन में आना सुधारात्मक प्रयास है। दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हुए हैं, उसका आधार अधिकारी और नेताओं का वार्तालाप का होना है। 2014 में चीन प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की भारत यात्रा हुई। शी जिनपिंग की भारत यात्रा के समय आर्थिक मुद्दों पर वार्तालाप हुआ, समझौते हुए और अपनी वार्तालाप को सकारात्मक ही रखा, जिससे दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत बनाए जा सके। अपनी विदेश नीतियों को दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने अच्छे तरीके से रखने के बावजूद उनको सकारात्मक मोड़ दिया। 2015 में भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की चीन यात्रा हुई।
इससे ये समझ में आता है कि दोनों देशों के नेताओं ने आपसी यात्राओं का करना, शिखर सम्मेलन में भाग लेना, सकारात्मक सहयोग करना भारत और चीन संबंधों को मजबूत करता है। बच्चों, ये गृह कार्य दिया गया है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन की अर्थव्यवस्था है और नियंत्रित अर्थव्यवस्था किस तरीके से भिन्न है। तो इस प्रश्न में आप पहले चीन की अर्थव्यवस्था जो वर्तमान समय में नवीन आर्थिक नीति का उल्लेख करेंगे, जिसमें जैसे आप बता सकते हैं खुले द्वार की नीति, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ को छोड़ने के बाद में उन्होंने नए नीतियों को अपनाया। तो पहले आप इस आधे क्वेश्चन में वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था का उल्लेख करेंगे और नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरीके से अलग है, सोवियत मॉडल के आधार पर जिन प्रश्नों को, जिन नीतियों को, जिन प्रभावों को रखा गया है, इस आधे प्रश्न में उन व्यवस्थाओं का उल्लेख करेंगे। दूसरा प्रश्न है भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें। आपको भारत और चीन के बीच ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बीच में विवाद हुए हैं, चाहे वो सीमा विवाद हो सकता है, सैन्य विवाद हो सकता है या आर्थिक व्यापार गतिविधियों से संबंधित है। ये आप पूरी स्लाइड्स को सुनेंगे, समझेंगे, उसी के आधार पर उन विवाद के मामलों की पहचान करेंगे। बेहतर सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। जो भी सीमा विवाद हैं भारत और चीन के बीच में या समस्याएं हैं, उन्हें कैसे निपटाएं, इसमें आप अपने भी सुझाव दे सकते हैं। साथ ही दी गई नोट्स में, स्लाइड्स में आप इनको पढ़ करके, समझ करके इस प्रश्न के उत्तर को पूरा करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है चीन की नवीन आर्थिक नीति। चीन ने जो नवीन आर्थिक नीति 1970 के बाद अपनाई, उस नीति में चीन की जनता पर, वहाँ व्यवस्था, आर्थिक आधार पर, बाजार की व्यवस्था पर, देश के नागरिकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो नवीन आर्थिक नीति के कारण विश्लेषकों के अनुसार चीन की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी, आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर के आएगा चीन, और 2040 के अनुसार वह एक आर्थिक महाशक्ति और विश्व प्रभुत्व की स्थिति में रहेगा। यह उन परिणामों के आधार पर ही आपको व्याख्या करनी है। तो ये जो तीनों प्रश्न दिए हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। दोनों वीडियो में आपको यूरोपीय संघ और आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों के बारे में बताया गया। दूसरी वीडियो में आपको भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, दूसरा चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ और नवीन आर्थिक नीति के परिणाम और प्रभाव बताए गए हैं। धन्यवाद।